गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में अब हम आगे का जो इसकी लास्ट ज्योमेट्री बच रही है उसको हम डिस्कस करेंगे। स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री एक ऐसी ज्योमेट्री है जो अभी तक हमने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में डिस्कस किया, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री को और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री को। स्क्वायर प्लेनर एंड अदर कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रीज कैन ऑल्सो बी डिस्क्राइब्ड बाय CFT. Square planar coordination can be treated as the extreme case of a John-Taylor distortion in an octahedral geometry. जॉन टेलर डिस्टॉर्शन के बारे में आप आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी हम आपको बताते हैं कि जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होता क्या है। जॉन टेलर डिस्टॉर्शन एक रूल है या थ्योरम है जो ये कहती है कि एनी नॉन लीनियर मॉलिक्यूलर सिस्टम इन अ डीजेनरेट electronic state will be unstable and will undergo distortion to form a system of lower symmetry and lower energy, thereby removing the degeneracy. जब भी कोई नॉन लीनियर सिस्टम होता है और सिमेट्रिकल होता है जिसके अंदर की डीजेनरेट इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स होती हैं वो अनस्टेबल होता है और डिस्टॉर्शन के थ्रू यानी कि अपनी ज्योमेट्री के अंदर विकृति के थ्रू वो इस डीजेनरेसी को रिमूव करता है और इस तरीके से लोअर एनर्जी का सिस्टम मिलता है और वो अपने को स्टेबिलिटी से मिलती है। डिटेल में हम आगे की क्लासेस में इसके बारे में पढ़ेंगे। अभी बस आपको इतना बता दें कि जैसे एक ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है जो कि एक सिमेट्रिकल ज्योमेट्री है, इसके अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री भी होता है। तो अगर एक परफेक्ट ऑक्टाहेड्रन बना हुआ है, ऑल 6 लिगेंड्स आर इक्वल, सारी बॉन्ड लेंथ्स वगैरह सब इक्वल हैं और उनके अंदर डी ऑर्बिटल्स जो हैं एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरीके से है कि एक डी इलेक्ट्रॉन के पास कई सारी ऑप्शंस है। फॉर एग्जांपल T2G के अंदर कई सारे ऑर्बिटल्स खाली हैं तीनों जिनके अंदर वो जा सकता है, या EG ऑर्बिटल के अंदर उनके पास 2 ऑर्बिटल्स हैं जिनके अंदर किसी में भी इलेक्ट्रॉन जा सकता है, यानी कि वहाँ पे डीजेनरेसी है। तो उस कंडीशन में हमारा जो कॉम्प्लेक्स होगा वो स्टेबल नहीं होगा और उसके अंदर विकृति आएगी। अब विकृति किस तरीके से आती है? 2 तरीके से आ सकती है। एक तो ये सपोज़ हम ये मान लें कि जो z एक्सिस के ऊपर 2 लिगेंड है ऑपोजिट डायरेक्शन में, उनको हम लंबा कर दें तो हमारा जो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है वो विकृत हो जाएगी। दूसरा तरीका होता है कि जो z एक्सिस के ऊपर हमारे लिगेंड्स हैं उनको हम कंप्रेस कर दें, वो बॉन्ड हमारे छोटे हो जाए तो भी हमारा ऑक्टाहेड्रन जो होगा वो विकृत हो जाएगा। इन दोनों ही कंडीशन में हम पहले देखते हैं कि इलोंगेशन वाली इस चीज़ को हम डिस्कस करते हैं कि अगर हम z एक्सिस के ऊपर जो लिगेंड्स हैं उनको बड़ा कर दें, लंबा कर दें, तो उस वक्त क्या होगा कि जो हमारे dz² ऑर्बिटल्स हैं जो कि सीधे लिगेंड के सामने पड़ रहे थे वो उससे लिगेंड से दूर हो जाएंगे और उनके अंदर रिपल्शन, प्रतिकर्षण, उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उनमें कम होगा लिगेंड के साथ में और वो लिगेंड फील्ड से कम प्रतिकर्षित होंगे। तो इन दैट केस क्या होगा कि z² ऑर्बिटल की एनर्जी जो है वो x² माइनस y² ऑर्बिटल की तुलना में कम हो जाएगी। जब ये ऑर्बिटल की एनर्जी कम होगी तो ऑब्वियसली x² माइनस y² ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ जाएगी वेरी सेंटर को मेंटेन करने के लिए, जैसे पहले हमने d ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग में देखा था। सिमिलरली जो हमारे xz, yz एंड xy ऑर्बिटल्स हैं इनमें क्या होगा कि वो ऑर्बिटल जिनमें z कंपोनेंट है उनकी एनर्जी लोअर हो जाएगी और रेस्ट ऑफ द ऑर्बिटल की हायर हो जाएगी टू मेंटेन वेरी सेंटर। अगर हम कंप्रेशन की बात करें कि z एक्सिस वाले लिगेंड्स को हम पास में ले आएँ सेंटर के, तो उस वक्त क्या होगा कि z² ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ जाएगी क्योंकि वो लिगेंड के करीब आ जाएगा, तो x² माइनस y² की कम हो जाएगी। एंड सिमिलरली जो हमारे T2G ऑर्बिटल्स हैं उनमें भी z कंपोनेंट वाले ऑर्बिटल्स हायर एनर्जी के हो जाएंगे और वो ऑर्बिटल जिसमें z कंपोनेंट नहीं है वो लोअर एनर्जी का हो जाएगा। तो इस तरीके से जो डीजेनरेसी हमारी थी T2G और EG ऑर्बिटल के अंदर वो फर्दर स्प्लिट हो जाएगी जब हम उनके अंदर विकृति की बात करते हैं। जैसे मैंने पहली स्लाइड में बताया था कि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस को हम एक्सट्रीम केस ऑफ जॉन टेलर डिस्टॉर्शन कह सकते हैं, यानी कि हम ऐसा कर दें कि z एक्सिस वाले जो हमारे लिगेंड्स हैं उनको हम इतना लंबा खींचते चले जाएं कि हमारा उनको अनंत दूरी पे ले जाएं, यानी कि अब उनकी बॉन्डिंग है ही नहीं। तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये वाली पिक्चर हमें मिलेगी ऑर्बिटल्स की।
ठीक है। तो इसमें हम ये कहते हैं कि z ऑर्बिटल अब उसके अंदर इंटरेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, तो z ऑर्बिटल्स की एनर्जी इतनी डाउन हो जाएगी कि वो dxy ऑर्बिटल से भी लोअर एनर्जी के हो जाएंगे। एंड सिमिलरली जब ये लोअर एनर्जी के हो जाएंगे तो dx² माइनस वाई ऑर्बिटल्स उतने ही हायर एनर्जी के हो जाएंगे, और ये इतने हायर एनर्जी के हो जाएंगे कि जो एनर्जी डिफरेंस अगर हम यहाँ देखें इस पिक्चर में कि dxy एंड dx² माइनस y² ऑर्बिटल के अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी डिफरेंस आ जाता है, और इस वजह से नॉर्मली इस कंडीशन के अंदर dx² माइनस y² ऑर्बिटल खाली रहता है, और जब ये खाली रहेगा तो किस में काम आएगा, हमारे बॉन्डिंग के अंदर, जिससे कि हमारे को dsp2 हाइब्रिडाइजेशन जो कि हमने वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी के अंदर कंसेप्ट दिया था उसके अंदर ये पार्टिसिपेट करेगा और हमारे को स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स मिलेगा। Since dx² minus y² orbitals are highest in energy, these remains unoccupied, resulting pairing of electrons and lower energy orbitals। तो अब हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नीचे के ऑर्बिटल्स के अंदर ही पेयर अप हो जाएंगे, क्योंकि हमारा dx² माइनस y² ऑर्बिटल बहुत हायर एनर्जी का है। And this is what happens for planar nickel 2 complexes which are derivatives of a D8 ion and are diamagnetic, as in the case of tetracyanonickelate complex। वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी जब हमने डिस्कस की थी उस वक्त हमने ये बताया था कि टेट्रासाइनोनिकेलेट जो होता है वो हमारा स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स अंदर के डी कक्षकों के अंदर पेयर अप हो जाता है और एक खाली डी कक्षक हमें हाइब्रिडाइजेशन के लिए मिल जाता है। इसका दूसरा केस हमने जो लिया था टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, जिसके अंदर टेट्राक्लोरोनिकेलेट आयन कॉम्प्लेक्स था, उसमें हमने देखा था कि डी ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स पेयर अप नहीं होते हैं, वो पैरामैग्नेटिक होता है और इस वजह से डी ऑर्बिटल्स उपलब्ध नहीं होते, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन हमारे को मिलता है और हमारे को टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री मिलती है। तो ये वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी ने एक्सप्लेन किया था, लेकिन उसने ये नहीं बताया था कि क्यों क्लोरो के साथ में तो sp3 क्लोराइड लिगेंड के साथ में तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन मिल रहा है एंड क्यों साइनाइड लिगेंड के साथ में हमारे को dsp2 हाइब्रिडाइजेशन मिल रहा है। तो यहाँ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का एक्सप्लेनेशन देती है। तो इस ग्राउंड के ऊपर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी एक पायदान आगे रहती है वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी से। ये एग्जाम्पल हमने पहले लिया था जिसमें हाइब्रिडाइजेशन को बताया था। यहाँ हमने पिक्चर दूसरी तरीके से दिया है कि ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग किस तरीके से हो रही है और हमारे को dx² माइनस y² ऑर्बिटल हायर एनर्जी का होने की वजह से अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, तो वो खाली है। इसी ग्रुप में अगर हम नीचे के जो लिगेंड्स देखें, फॉर एग्जांपल पैलेडियम 2 एंड प्लैटिनम 2 विच आर होमोलॉग्स ऑफ निकल 2, द एनर्जी गैप बिटवीन द dxy एंड dx² माइनस y² ऑर्बिटल इज लार्ज इनफ even with Cl minus as ligand for the complexes PdCl4 2 minus and PtCl4 2 minus to be planar and diamagnetic, although nickel tetrachloride is tetrahedral and paramagnetic। यहाँ इस चीज़ का मैं आपको बताना चाहूँगी कि है ना, जो हमारा हमने ये बताया था कि ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग जो होगी वो कितनी होगी, ये डिपेंड करता है उसके ऊपर कि जो हमारे फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ के एलिमेंट है या सेकंड ट्रांजिशन सीरीज़ के हैं या थर्ड के हैं। तो इन दिस केस जो हमारे इसी में हम इस चीज़ को क्लियर समझ सकते हैं कि निकल के केस में जो क्लोराइड लिगेंड है वो कम अच्छे से स्प्लिटिंग नहीं कर पा रहे हैं, बट पैलेडियम एंड प्लेटिनम के केस में ये क्लोराइड आयन इतना सफिशिएंट है कि वो काफ़ी अच्छी स्प्लिटिंग कर रहा है, जिसकी वजह से एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा है और वो हमेशा हमारे को डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्सेस दे रहे हैं। एग्जाम्पल हमने ये लिया ही था क्लोरो कॉम्प्लेक्स के अंदर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री का, जो हमने वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी से एक्सप्लेन किया था, और यहाँ पे हमने एक्सप्लेन किया इसको क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग। At this point, we can say that crystal field theory was able to explain the structure, magnetic and electronic properties of the complexes along with their thermodynamic and kinetic stabilities.
but its strong drawback is in its simplicity of its starting point of a purely ionic structure। जैसा कि ये बताया कि हमने जो स्टार्टिंग की थी, अगर हम फर्स्ट लेक्चर को रिकॉल करें तो हमने स्टार्टिंग की थी किससे कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी एज्यूम करती है कि जो सेंट्रल मेटल आयन है और लिगेंड है वो पॉइंट चार्जेस की तरह बिहेव करते हैं और उनके बीच में जो इंटरेक्शन है वो टोटली इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन है। लेकिन हमने अभी बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस देखे, स्पेशली जो लो वैलेंट या ज़ीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में जो कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्सेस हैं जो कि बहुत स्टेबल होते हैं, वहाँ पे इंटरेक्शन का या इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन का कोई पॉइंट समझ में नहीं आता। तो उस ग्राउंड के ऊपर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी फेल होती है, जबकि ये इसकी कॉम्प्लेक्सेस की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करने में सफल रही थी। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसकी यही रही और यही इसकी ड्रॉबैक का कारण बने। सो दिस इज़ ऑल अबाउट क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। अब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर कॉम्प्लेक्सेस की दूसरी थ्योरीज़ को पढ़ेंगे। थैंक यू।